हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग एविएशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक बेसिक्स ऑफ एविएशन। इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर होंगी सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एविएशन। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखेंगे द फर्स्ट थिंग इज एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन? एयरक्राफ्ट इज एनीथिंग that can fly, while airplane is anything that can fly but with the help of some source of power। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये जनरली लाइटर देन एयर होता है, लाइटर देन एयर, एंड दिस इज हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन। एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई by itself only, but airplane can fly by the help of some external source of power. So this was the difference between aircraft and airplane. Next thing is, what is aviation? What is aviation? So aviation is basically the operations of heavier than air flying machine, heavier than air flying machine. So this is operations of heavier than air flying machine. Okay, so any flying object that is heavier than air and that's operation is known as aviation. So basically we can say the operations of any airplane is aviation. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो दिस इज operations of airplane. Okay, operations of airplane is what? Aviation. Next term is aeronautics. Aeronautics. Okay, so aeronautics is composed of two words. The first is aero and second is nauts. ठीक है, एरो और नॉट्स दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, एंड एरो मीन्स एयर एंड नॉट्स मीन्स सेलर। सो बेसिकली सेलिंग थ्रू द एयर इज एरोनॉटिक्स। ठीक है, सेलिंग थ्रू द एयर इज एरोनॉटिक्स। सो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइट। Study of science of flight is what? Aeronautics. And study of science of flight अगर हम लोग particularly लें, in particular it is airplane. So study of science of airplane is known as aeronautics. And इसी एरो से जो हमारा है, दिस एरो, इसी एरो से composed है, जैसे कि एरोड्रोम, एरोडायनेमिक्स, ये सारी वर्ड्स जो हैं ये इसी एरो से आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज बेसिस ऑफ एरोनॉटिक्स। बेसिस ऑफ एरोनॉटिक्स मतलब ये जो साइंस ऑफ फ्लाइट है इसका बेसिस क्या है? ऑन व्हाट बेसिस साइंस ऑफ फ्लाइट वर्क्स? ऑन व्हाट बेसिस और प्रिंसिपल्स साइंस ऑफ फ्लाइट वर्क्स। ठीक है, तो इसके दो बेसिस हैं। द फर्स्ट वन इज
न्यूटन्स laws of motion, and second one is Bernoulli's principle. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ते हैं एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इसी दो चीज़ों का इस्तेमाल करके जो हमारा एरोनॉटिक्स का जो साइंस ऑफ फ्लाइट है इसको डेवलप किया गया है। हम लोग इसके बारे में और भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि साइंस ऑफ फ्लाइट में क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की फोर्स लगती हैं, किस तरह से एक एयरक्राफ्ट और या कह सकते हो कि एरोप्लेन एक फ्लाई करती है, ठीक है। बट यहाँ हम लोग बस इतना जानते हैं कि जो बेसिस ऑफ एरोनॉटिक्स है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स और एविएशंस। इंस्पिरेशन, सो एनीवन कैन से इंस्पिरेशन इज ऑफ कोर्स बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एविएशन। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखेंगे कि किस तरह से एविएशंस में डेवलपमेंट हुई और जो एविएशन हम लोग आज देखते हैं वो किस तरह से डेवलप करके यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि फर्स्ट आइडिया, so it was Leonardo da Vinci first thought of flying, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, in 1783 hot air balloon was discovered by Joseph and Jacques। हॉट एयर बैलून, अब हॉट एयर बैलून है तो इसके वजह से क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जबकि मास क्या रह जाएगा, सेम। इसके वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेंसिटी कम, एंड डेंसिटी कम होने की वजह से बॉइंट फोर्स के वजह से जो हॉट एयर बैलून है, सो दिस इज़ द हॉट एयर बैलून, ओके, हॉट एयर बैलून, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी हॉट एयर बैलून की कम हो जाएगी डेंसिटी किससे, एयर से, ठीक है। एंड एयर से डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो ड्यू टू बायोंट फोर्स ये बैलून हमारा एयर में फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल करके उसने एयर में इसको फ्लोट करवाया, ठीक है। ये सिंपल बॉयंसी पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग वाज 1893 ग्लाइडर वॉज इन्वेंटेड, ग्लाइडर, ठीक है। और ग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके भी मिलिट्री वगैरह पे सर्विलेंस की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आया 1903 में, राइट ब्रदर्स, ठीक है। और इन्होंने इन्वेंट किया द फर्स्ट मैन्ड पावर्ड कंट्रोल्ड एंड heavier than एयर फ्लाइट, ठीक है। और इसके बाद से एविएशन में ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एंड इसके बाद से एविएशन में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, वो भी बहुत ही क्विकली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हुई वो हुई 1903 टू 1914 के बीच में, these 11 years, ठीक है। सो दिस वाज द प्री वर्ल्ड वार 1 एरा, ठीक है, प्री वर्ल्ड वार 1 एरा, ठीक है। इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हुई और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स भी डेवलप हुए, ठीक है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट ऑपरेशंस हुए, ठीक है। एंड 1909 में इंग्लिश चैनल के अक्रॉस भी फ्लाइट ऑपरेशंस हुए। सो फ्लाइट ऑपरेशंस
अक्रॉस इंग्लिश चैनल। ठीक है, इसी दौरान इंडिया में भी फ्लाइट ऑपरेशंस हुई जो कि मेल भेजने के लिए हुई थी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी दरमियान इंडिया में भी फ़्लाइट की ऑपरेशंस हुई थी पहली बार। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ कुछ जो मेजर एडवांसमेंट हुए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस दैट लेड टू मेनी एडवांसमेंट इन एविएशंस। सो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस क्या थे? इट वाज एयरक्राफ्ट मोटर, प्रोपेलर्स, उसके बाद व्हील्ड लैंडिंग गियर, व्हील्ड लैंडिंग गियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज फ्लाई करने के बाद लैंड करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, लैंड करने वक्त क्रैश हो जाता था। ठीक है, सो व्हील्ड लैंडिंग गियर के आने से लैंडिंग बहुत ही स्मूथ हो गई। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्ड फॉर स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक, सो इन चीज़ों के आने से काफ़ी एडवांसमेंट आई एविएशन के अंदर। ठीक है, और इसको खूब इस्तेमाल किया गया। जब वर्ल्ड वार 1 का फेज़ आया तो बहुत तेज़ी से हर एक कंट्री ने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया एयरक्राफ्ट, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पस। तो फिर देन केम द वर्ल्ड वार 1 एरा, वर्ल्ड वार 1 एरा। ठीक है, ये 1914 टू 1919। ठीक है, इसमें ग्रेट एडवांसमेंट इन मिलिट्री फ्लाइट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्पेशली। ठीक है, स्पेशली बाय हुम? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मशीनें आने लगी उनकी हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होती थी, इंक्रीज्ड हॉर्स पावर। उसके बाद इसमें वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन्स आ गए। पहले ये भी एक प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा देर तक इंजन चलने पे उसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड इंजन। एंड एयरक्राफ्ट में मल्टी इंजन होने लगे। जैसे अभी भी आप देखेंगे जो हमारा एरोप्लेन होता है उसके अंदर एटलीस्ट 2 इंजन लगे होते हैं और एक विंग पे भी के पास भी एक इंजन होती है। ठीक है, एटलीस्ट 2 इंजन तो होते ही होते हैं। तो उस वक्त मल्टीपल इंजन जो है एयरक्राफ्ट के अंदर आने लगे थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने लग गई थी। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 1 का बाद का जो समय था 1919 टू 1939, वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद 2 चीज़ें हुई कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पायलट थे और बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो थे वो बचे हुए थे। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल थे। लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट वेयर available, and second thing was large number of pilot was available too, because वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत सारी एयरक्राफ्ट बनी और उन्हें फ्लाई करने के लिए बहुत सारे पायलट ट्रेन किए गए। बट जब वर्ल्ड वार एंड हो गया तो उसके बाद एयरक्राफ्ट अभी भी बहुत सारी बची हुई थी एंड पायलट तो अभी भी ट्रेंड बचे हुए थे। तो इनके मदद से पब्लिक के इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होने लगा, स्पेशली फॉर कार्गो। ठीक है, एंड पैसेंजर के लिए। ठीक है, देन जो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, अभी तक जो एयरक्राफ्ट का मेनली इस्तेमाल हो रहा था वो हो रहा था मिलिट्री पर्पसेस के लिए, बट अब पब्लिक के इंटरेस्ट में भी एयरक्राफ्ट आने लग गई। ठीक है, एंड देन इट वाज स्टार्टेड यूजिंग फॉर सिविल पर्पसेस। ठीक है, सो सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल होने लगा फॉर कार्गो एंड पैसेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट
बहुत सारे पायलट ने खुद के एयरक्राफ्ट खरीद लिए और उन्होंने अपनी खुद से एक कंपनी शुरू कर दी. सो मेनी पायलट बाउट एयरक्राफ्ट एंड स्टार्टेड ऑपरेशंस. ओके. इसके बाद फिर रेडियो नेविगेशन आ गया, जिससे कि बहुत ही कंट्रोल हो गई एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस पे. ठीक है. एक्यूरेसी कंट्रोल ये सब आ गया. देन जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम आ गया, जो मशीन की इफ़िशियंसी थी वो बढ़ गई, जो स्पीड एंड एक्यूरेसी ये सब इन्हेंस हो गई. ठीक है. जो ग्लोबल नेविगेशन का एक सिस्टम आ गया, तो इनके वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुए इस एरा में. नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 का एरा आ गया एंड इट वाज 6, दिस इज 7, दिस इज 8. वर्ल्ड वॉर 2 ये चला 1913 टू 1945. ठीक है. इसमें फिर से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुए. increased the pace of डेवलपमेंट. इसमें क्या मेजर डेवलपमेंट हुए? इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आई वो आई ऑल वेदर फ्लाइट. ऑल वेदर फ्लाइट, इसमें जेट प्रोपल्सन आ गया. ठीक है. उसके बाद टर्बो चार्ज्ड एंड सुपर चार्ज्ड इंजन आ गए. ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. रडार और रेडियो नेविगेशन आ गए. रडार एंड रेडियो नेविगेशन, इसमें रेडियो नेविगेशन में और भी एडवांसमेंट हो गई. जो स्पीड, एक्यूरेसी, हाइट वगैरह है, एल्टीट्यूड वगैरह, इसमें और भी ज़्यादा प्रिसीजन आ गया. स्पीड, एक्यूरेसी जो है ये और भी ज़्यादा अच्छे हो गए. ठीक है. जैसे कि कुछ फ्लाइट्स उस वक्त थी, जैसे B-17, B-24 एक्सेट्रा, जो कि फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट थे उस वक्त. एंड कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगी. वेदर इट इज़ द कैपेसिटी टू कैरी कार्गो और पैसेंजर, ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा था. एक मिलिट्री पर्पस के लिए भी, और दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आर्म फोर्सेस थे उनको कैरी करने के लिए, और कार्गो में जो फूड ग्रेन्स थे उसको कैरी करने के लिए. ठीक है. देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 फिर से वही चीज़ें हुई कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे, बहुत सारे पायलट थे, एंड वॉर ख़त्म हो चुका था. सो आफ्टर 1945 जो कॉमर्शियल एविएशन शुरू हुआ एंड ICAO वाज फॉर्म्ड. ICAO वाज फॉर्म्ड. ठीक है. और उसके बाद तो फिर स्पेस मिशन भी आ गए. तो ICAO वाज फॉर्म्ड इन शिकागो कन्वेंशन. शिकागो कन्वेंशन जो कि साइन हुआ था कब? 7 दिसंबर 1944 को. ठीक है. और इफ़ेक्टिव हुआ कब? 4 अप्रैल 1947. क्योंकि रीज़न ये था कि ये साइन हुआ था 7 दिसंबर 1944 और इसमें 52 मेंबर थे. 52 मेंबर साइंड इट. ठीक है. जिसमें कि इंडिया भी एक पार्ट था, इंडिया भी एक मेंबर था. इंडिया वाज ऑल्सो अ मेंबर. ठीक है. बट इसको रेटिफाई करना था, और जब तक कम से कम 26 मेंबर इसके रेटिफाई नहीं करते थे तब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं होती. रेटिफिकेशन के लिए 26 चाहिए था, एंड 26th रेटिफिकेशन हुआ. 26th रेटिफिकेशन हैपेंड ऑन 5th March
1947, ठीक है। और ये इफेक्टिव हुआ कब से? इफेक्टिव हुआ 4 अप्रैल 1947, ठीक है। एंड सेम डे ICAO केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, इनटू एग्जिस्टेंस। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ICAO का फुल फॉर्म अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं तो सो दिस इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि ग्लोबली इंटरनेशनली सिविल एविएशन पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। और हम लोगों ने जब मैंने एक वीडियो करा था वर्क प्रोफाइल ऑफ ऑपरेशंस, उसमें बताया था कि ICAO जो है वो सार्प्स देती है, स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। सो दिस इज गिवन बाय ICAO और ग्लोबली उसे स्टैंडर्ड मान के एविएशन के रूल्स बनाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर USA में उनकी खुद की एजेंसी है जिसको बोलते हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो USA ICAO का नहीं, का रिकमेंडेशन और जो के जो भी होते होंगे प्रैक्टिसेस उसको मानती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। सो दिस इज़ द रनवे, और अगर इस रनवे का जो डिजिग्नेशन है अगर है 07, तो ICAO में लिखा जाता है इसको 07, जबकि इसको लिखती है 7, ठीक है। सो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं ICAO और के नोमेनक्लेचर्स में, ठीक है। तो इस तरह से एविएशन हमारा डेवलप हुआ, और फिर इसके बाद तो एविएशन और भी ज़्यादा डेवलप हुआ और स्पेस मिशन वगैरह भी आ गए। तो शुरू से अंत तक हमने, अगर एक बार फिर से हम लोग इस पर नज़र डालें और इसको समराइज़ करें, तो हमने शुरू में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े जहाँ पर हमने डिफरेंस पढ़ा एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन में, देन एविएशन, देन हमने जाना एरोनॉटिक्स क्या है, देन हमने बेसिस ऑफ एरोनॉटिक्स जाना, फिर इंस्पिरेशन जाना, फिर हिस्ट्री में हमने फर्स्ट आइडिया की बात की, जो कि फर्स्ट आइडिया दी थी लियोनार्डो दा विंसी ने। देन 1783 में हॉट एयर बैलून आया, देन 1893 में ग्लाइडर्स आए, 1903 में राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट कंट्रोल्ड एंड हेवियर देन एयर फ्लाइट बनाई। देन प्री वर्ल्ड वार एरा में काफ़ी सारे एडवांसमेंट हुए, वो हमने जाना। देन वर्ल्ड वार एरा में क्या क्या एडवांसमेंट हुई वो जाना। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद क्या चीज़ें हुई वो जाना हमने। वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या चीज़ें हुई वो जाना। देन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद क्या चीज़ें हुई और किस तरह से इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया जो कि ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन रूल को सेट करता है और जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनली एक जैसे रूल से सारे कंट्री जिन्होंने इसको साइन करा है, अभी तक नियरली 193 कंट्री इसको साइन करके रेटिफाई कर चुकी है। सो दे ऑल ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय ICAO, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है एविएशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें दो तीन चार पॉइंट है जिसको कि हम लोग यहाँ से करेंगे। सबसे पहले एविएशन इंडिया में स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, बाय ब्रिटिश, स्टार्टेड बाय ब्रिटिश फॉर ट्रांसपोर्टिंग मेल, मिलिट्री एंड कार्गो, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन हुआ था इंडिया में, फर्स्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन हुआ था इंडिया में, दैट वाज फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी एंड द डेट वाज 18 February 1911। मैंने पहले ही बताया था कि जो 1903 टू 1914 के बीच का समय था उसी में इंडिया में भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हुई थी एंड दिस वाज फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी, ठीक है। 9.7 किलोमीटर। द पायलट वाज हु पायलट वाज हेनरी पेक्यूट and 6,500 mail were carried by this flight
and this was the first airmail service, फर्स्ट एयरमेल सर्विस। ठीक है, इसके बाद JRD टाटा, जो कि फर्स्ट इंडियन थे कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने वाले। ठीक है, इन्होंने 10 फरवरी 1929 को लाइसेंस लिया, ऑब्टेन्ड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, and in 1932 JRD Tata founded टाटा एयरलाइन, जो कि ट्रांसपोर्ट करती थी मेल्स को, ट्रांसपोर्टिंग मेल्स फ्रॉम कराची टू मुंबई। ठीक है, बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन जो है मुंबई के आगे चेन्नई तक भी जाने लग गई। ठीक है, और इसमें कभी कभार लोग भी बैठ के आते थे, जो कि मेल के पॉकेट्स होते थे उसके ऊपर में बैठ के आते थे। जो फर्स्ट वुमन पायलट थी इंडिया की, फर्स्ट वुमन पायलट वो थी सरला ठुकराल। 1936 में इन्हें पायलट का लाइसेंस मिला था। तो ये हमने डिस्कस करी एविएशंस का एक बेसिक जो हिस्ट्री है, और कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ इसमें फैक्ट्स हमने डिस्कस करे, और इंडिया में किस तरह से एविएशन की शुरुआत हुई, और फिर बाद में यही टाटा एयरलाइन को नेशनलाइज्ड कर दिया गया और इसे बना दिया गया एयर इंडिया। ठीक है, तो आज जो हम लोग एयर इंडिया देखते हैं वो टाटा एयरलाइन की है, इसीलिए बहुत लोग चाहते हैं कि एयर इंडिया की अगर प्राइवेटाइजेशन हो तो टाटा उसे खरीद ले, ताकि जो टाटा का एयरलाइन था वो टाटा के पास में ही रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एविएशंस का फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें थी उसको डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एयर साइड में, जो किसी एयरपोर्ट का एयर साइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एरोड्रोम। ठीक है, तो एरोड्रोम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रनवे होती हैं, टैक्सीवे होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, किस तरह से उनका डेजिग्नेशन होता है, ये जानेंगे। उसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग जो एब्रीविएशंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं, एक्रोनिम वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो जानेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सब कुछ करेंगे। इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके सीखिए ताकि वो आपके दिमाग में भी रहे, क्योंकि आप बहुत पहले जल्दी जल्दी इसको कवर भी कर लेंगे तो अगर रिवीजन नहीं करा तो फिर आप भूल जाएंगे। तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, और तो ताकि लास्ट तक आपको याद रहे और बहुत ज़्यादा इस पर समय भी नहीं देना पड़ जाए। तो इस लेक्चर में भी इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।